कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल सावंत, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, दोनों ही विधानसभा के सभी नगर सेवक, सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी जिला ब्लॉक के सभी पदाधिकारी, कार्याध्यक्ष, उपस्थित भाइयों बहनों दोस्तों, सर्वप्रथम आज जो भाईंदर ईस्ट से मेरे नौजवान साथी आप लोगों ने आज कांग्रेस में प्रवेश किया है, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। भाईंदर ईस्ट जिस परिसर से आप लोग आते हैं, कैबिन रोड, नवगर रोड, बंदरवाड़ी या इंद्रलोक, इन इलाकों में राजस्थान से आने वाले लोगों की बस्ती ज़्यादा है, 36 कौमों की बस्ती ज़्यादा है, प्रवासी लोगों की बस्ती ज़्यादा है। हमारे राकेश राजपुरोहित, विकास मात्रे, जितेश वोरा, ये उन इलाकों के अंदर एक्टिव है। आज मनीष मेहता का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी का एक सच्चा सिपाही बोलकर ना कि सिर्फ अपने एरिए में बल्कि पूरे मीरा भाईंदर में कांग्रेस की मजबूती हम कैसे कर सकते हैं, उस तरह से उन्होंने नौजवान बच्चों को भाईंदर ईस्ट से जमा किया है। बाकी के जो मेरे पदाधिकारी हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि मनीष मेहता जी जैसा आपको भी एक्शन करना है कि ना कि सिर्फ अपने प्रभाग में बल्कि पूरे मीरा भाईंदर में जहां पे भी लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं उनको आप जोड़ने का काम कीजिए। आप सभी नौजवान 18 साल से लेकर तो 30 साल की उम्र के हमारे नौजवान साथी हैं। 7 साल पहले, 8 साल पहले जो गलतियां लोगों ने करी है उसको हम 7 साल से भुगत रहे हैं, चाहे वो केंद्र के अंदर हो, चाहे वो मीरा भाईंदर के अंदर हो। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब केंद्र के अंदर की आज के सरकार के लोग मनमोहन सिंह जी की सरकार को, सोनिया गांधी जी की सरकार को रास्तों पे गालियां देते थे, चूड़ियां पेश करते थे, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया, इन बातों को लेकर। तब क्रूड ऑयल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में 100 से $150 बैरल का था। आज वही क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में $35 से $50 का है। उस वक्त 60 से 70 रुपये डीजल और पेट्रोल हुआ करता था और घरगुती गैस 450 से 550 हुआ करता। आज जबकि क्रूड ऑयल का भाव कम है तो आपका हमारा पेट्रोल का दर 105 है, डीजल का भाव 100 है और घरगुती गैस आपके घर में जाके माता से पूछेगा कि कितने का आता है। मगर उसके बावजूद जनता शांत है, लोग इंतजार में है कि नहीं, केंद्र सरकार, पंत प्रधान बहुत अच्छा करेंगे, कुछ तो नया करेंगे। कर दिया कुछ नया कि इस देश की तिजोरी को खाली कर दिया। ये मुल्क की तिजोरी कभी खाली नहीं थी, उसे खाली कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से आज तक 5 लाख करोड़ रुपया जो रिजर्व फंड होता है वो इस्तेमाल कर चुके हैं और आगे के लिए भी ये देश किस तरह से चलाया जाए उसका रास्ता उनके पास नहीं है। और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में हेवी टैक्स लगा करके जो पैसा वसूला जा रहा है वो पेट्रोल डीजल के टैक्स में से वसूला जा रहा है और इसीलिए पेट्रोल डीजल का दाम रोज आप देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है। मगर उसके बावजूद भी जनता शांत है। लोगों को लगता है कांग्रेस वाले हैं, रास्ते में बम मार रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, इससे क्या होने का है, मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आपके घर में पिछले 1.5 साल से कोविड में पूरा देश, पूरी दुनिया कोविड के अंदर है और मैं यकीन से कह सकता हूं आज जो नौजवान साथीदार यहाँ पर इस पार्टी में ज्वाइंट हुए हैं, आधे से ज्यादा लोगों का रोजगार गया होगा, नौकरी गई होगी। कंपनी ने कल कहा होगा कि आप घर में बैठ के काम करो या आओ मत, या आपका कारोबार होगा, छोटी मोटी दुकानें होगी। आज 1.5 साल से लोगों के घर में छोटे व्यापारियों का, दुकानदारों का बेहाल है और ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ भाषण, अनाउंसमेंट, टीवी, रेडियो, 25 किलो चावल मुफ्त दे रहे हैं, 10 किलो गेहूं मुफ्त दे रहे हैं,
अरे जो गेहूं और चावल और अनाज का पैसा उनके जेब में है, वो तो तुम पेट्रोल डीजल और घरगुती गैस में से उनके जेब से छीन रहे हो। 1.5 साल हो गया है सरकार के पास एजुकेशन की पॉलिसी क्या होना चाहिए कोविड के उसमें, अभी तक ये सरकार के पास उसकी कोई पॉलिसी एजुकेशन की नहीं है। केंद्र सरकार, अभी ये जो नौजवान साथी मेरे यहाँ पर जमा हुए हैं, इसमें से 44 प्लस कितने हैं? 18 प्लस तो सभी है। 18 प्लस का क्या वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है ना? 18 साल के लोगों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक समझते हैं आप? जैसा प्लेग था, मलेरिया था, टाइफाइड था, जब नई बीमारी इस तरह की नए वायरेंट्स आते हैं तो इसे पेंडेमिक कहते हैं और उसके ऊपर वैक्सीनेशन लिया जाता है। और अगर आप एनसाइक्लोपीडिया गूगल करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऐसे पेंडेमिक के काल में जो वैक्सीनेशन आज ले रहे हैं, वो वायरेंट्स जो वायरस है वो अपना रंग रूप बदलते चला जाता है। मतलब अगर आपने 2 वैक्सीनेशन लिया तो कोई नया टाइप का वायरस उसमें से आएगा तो तीसरा वैक्सीनेशन तैयार करना पड़ेगा। ये एक पूरा प्रोसेस है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले का इतिहास आप उठा करके देखोगे तो इस तरह का जब पेंडेमिक आता है तब कम से कम 4 से 5 साल तक के उसके ऊपर मुकम्मल पूरा इलाज वैक्सीनेशन बनने के लिए लगता है। अब 2 टाइप के वैक्सीनेशन तैयार हुए हैं या 4 टाइप के तैयार हुए हैं, मगर इस देश को 270 करोड़ डोजेस की जरूरत है। आज का फिगर केंद्र सरकार का 39 करोड़ डोजेस, 39 करोड़ डोजेस ओनली, मतलब 230 करोड़ डोजेस, एक आदमी को 2 डोज। कितने साल लगेंगे गिन लीजिए। रोज का आंकड़ा आता है 30 लाख डोज लगा है, 35 लाख डोज लगा है। आज बॉम्बे में 4 दिन वैक्सीनेशन नहीं है। आज दोपहर में मैं टीवी देख रहा था, एमपी का हाल वही, छत्तीसगढ़ वही, पंजाब वही, तमिलनाडु वही। पूरे देश के अंदर 30 लाख 40 लाख डोज लग रहे हैं। तो इस हिसाब से भी अगर आप पकड़ोगे, मैं कहता हूँ 1 करोड़ डोज के हिसाब से पकड़ो, जो केंद्र सरकार दावा करती है कि दिसंबर तक हम पूरा डोज दे देंगे, ये बिल्कुल नहीं दे सकती। अगले 2 साल तक के कोविड की परिस्थितियां बनी रहेगी। जब तक के 80%, 100% लोगों को वैक्सीनेशन नहीं होगा, नवजात बच्चे, शिशु, इनको भी डोजेस देने पड़ेंगे। मगर केंद्र सरकार के पास इसको लेकर के कोई योजना नहीं है, ना कोई फाइनेंशियल कंडीशन है। रेडियो पे ऐड सुन रहे हैं ना आप लोग, क्या नहीं सुन रहे हो कि मोदी जी ने पूरे देश को वैक्सीनेशन कर दिया, हमारे घर के बुजुर्गों को वैक्सीनेशन मिल गया, नौजवानों को वैक्सीनेशन मिल गया। मगर वैक्सीनेशन केंद्र पे जाओ तो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये आर्थिक स्थिति इस तरह की बनी है। पेट्रोल, डीजल, गैस, उसकी कीमतें बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं जिसमें से 50% लोग आज इनके पास काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है। छोटी दुकान चलती है, उसमें 2 गरीब आदमी काम करते हैं। आज उस दुकान मालिक का हाल बुरा है तो गरीब आदमी को काम पे क्या रखेगा। ये हाल जो आज की तारीख में है इससे और बुरा होने वाला है। मगर लोग अभी भी जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, भाषावाद इसी के अंदर लगे हैं। 2024 में जो राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इन्होंने संस्था बनाई, पूजा पाठ हुई। आप देखिएगा 2024 के इलेक्शन के वक्त उस राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और पूरे देश में खुशी मनाई जाएगी। बिल्कुल खुशी मनाने का वातावरण है। मगर टाइमिंग देख लो आप कि बरोबर इलेक्शन के वक्त मंदिर का काम पूरा होगा और पूरे देश में जैसा घंटी बजाने को लगाए, दिया बजाने को लगाए, उस तरह राम जी का आपके घर में आप आना है और हर घर में दिया जलाया जाएगा। तब कांग्रेस वाले भी भूल जाएंगे, जो हिंदू होंगे वो भी भूल जाएंगे, सीपीआई वाले भी भूल जाएंगे, शिवसेना वाले भी भूल जाएंगे, क्योंकि धार्मिक बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर की स्थापना को लेकर के खुशी की बात रहेगी। मगर इनका बीजेपी का टाइमिंग बता रहा हूं मैं, वो बराबर इलेक्शन के टाइम आएगा और लोग, कितने लाखों लोग कोविड में मर गए, लोग वो भूल जाएंगे। लोग, कितने लोगों को रोजगार खत्म हो गया, लोग वो भूल जाएंगे।
और धर्म के नाम पर फिर से एक बार भाजपा और मोदी की जय जयकार करेंगे। ये मैं 2 साल बाद होने वाली बात आज बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड के ऊपर है, आप देख लेना, इसी होगा। ये देश की नींव सर्वधर्म समभाव पे रखी गई है, सेक्युलरिज्म पे रखी गई है, मगर सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन बदल दिया गया है। सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन हो गया है हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम इस देश में भी यहीं पर आप लोग बैठे हुए 36 कौम किसको बोलते हैं? आप लोग राजस्थान से है ना ज्यादा करके लोग। 36 कौम के मायने क्या हुए? हिंदुओं के अंदर ही है ना, ओबीसी है, ओबीसी के अंदर 365 विविध प्रकार के लोग हैं। ओबीसी का मतलब क्या हुआ भाई? खेत पे काम करने वाला मजूर, कुम्हार, चूड़ी बनाने वाला, भट्टी चलाने वाला। कौन सी भट्टी? दारू की नहीं, ये जो अपना लोहे का काम करने वाले लोहार। इस तरह की कई कौमें हिंदुओं के अंदर है जो ओबीसी में है, कई कौमें एससी कम्युनिटी के अंदर है, फिर ब्राह्मण है, फिर राजपूत है, फिर मराठा है। ये हिंदुओं के अंदर के ही तबके है ना। तो ये सारे तबकों को और सारे भाषाओं को, सारे मजहब के लोगों को संगठित रखना, उसका नाम है सेक्युलरिज्म। मगर बीजेपी ने इसका डेफिनेशन बदल दिया। अभी कोई बोलेगा सेक्युलरिज्म तो बोलेगा तुम मुसलमान का साइड लेता है, हिंदू मुस्लिम की बात कर। तो इस घटना, जो देश जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे टिकी हुई है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, घटना। और इस घटने ने, आर्टिकल्स ने आपको, हमको, हर एक को नागरिकता के अंदर एक जैसा न्याय दिया। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि 70 साल के बाद में ये जो एक कायदा लगा था, कौन सा? सेडिक्शन केस, सेडिक्शन केस लगाते हैं कि अगर आपने कुछ भी बोल दिया तो आप देशद्रोही हो, आपने कोई सवाल पूछ लिया तो आप देशद्रोही हो। तो आज ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूछा कि 70 साल के बाद ये कायदा अंग्रेजों ने बनाया था, आजादी के खिलाफ, आजादी के लिए लड़ने वालों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, आज 70 साल के बाद इस कायदे की जरूरत क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एट स्टेक है जिसको कहा जाता है। मतलब ये ना किसी घटना को मानते हैं, ना कायदे को मानते हैं। ये सिर्फ 2 लोग जो इस देश को चला रहे हैं। हम लोग तो हंसी मजाक में भी कहते हैं ना, हम दो, हमारे दो। तो ये तो बोलते हैं सिर्फ हम दो। ये क्या कहते हैं? सिर्फ हम दो। हम जो कहेंगे वो कायदा, हम जो चाहेंगे वही इस देश में होगा। और आप देख रहे हैं कि देश का हाल बेहाल हो गया है। इतना स्ट्रैटेजिकली काम करते हैं कि इलेक्शन आया तो उससे 2 साल पहले क्या करना है, नौजवानों को आज डिक्लेयर कर दिया कि टीए, डियरनेस अलाउंस केंद्र सरकार के लोगों को 11% से बढ़ा के 25% कर दे, 28%। इलेक्शन का टाइम आया तो किसानों को बोले 6,000 रुपए उनके अकाउंट में भेज दिया। तो बेनिफिशियरीज बना इन्होंने 25 करोड़ फैमिलीज को। कितने फैमिलीज को? 25 करोड़ फैमिली को। ये पैसा कहां से आया? 6 लाख करोड़। तुम्हारे गांव में भी गरीब का घर बना होगा, आपके भी अकाउंट में, अगर तुम्हारा राजस्थान में, गुजरात में जमीन रही होगी तो तुम्हारे पिताजी के अकाउंट में 6,000 रुपए आया होगा। लोग उसी से खुश, अपने अकाउंट में 6,000 रुपए मोदी जी ने भेज दिया। पेंशन का 500 आया होगा, मकान बनाने के लिए 50,000 आया होगा, यूपी और बिहार सभी जगह। ये पैसा कहां से आया? ये वही 6 लाख करोड़ है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर की तिजोरी से, जो रिजर्व फंड हम रखते हैं, जो अपने लाइफ में बचत हम लोग रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सेविंग करते हैं। तो देश के लिए जो सेविंग किया गया था, उस पैसे को निकाल करके लोगों को दान में दे करके वोट लिया गया और लोगों ने पैसे लेकर के वोट किया। किसी को 10,000 मिला, किसी को 6,000 मिला, किसी को 40,000 मिला। ऑफिशियल सरकार की योजनाओं में से इलेक्शन के वक्त तुम्हारे अकाउंट में पैसे गए और लोगों ने उस पैसे के चलते हुए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और अपना घर जला करके आज बैठे। इस सरकार को आज भी इस बात को लेकर के कोई सीरियसनेस नहीं है कि जो एजुकेशन का आज हाल है, इसका इम्पैक्ट आने वाले 10 सालों में होगा। आज स्कूल के बच्चों का एजुकेशन नहीं हो रहा, कॉलेज का नहीं हो रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं हो रहा।
तो ये बच्चे जिस तरह से पास कर किए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, अलग एग्जामिनेशन में हो, नीटी के एग्जामिनेशन में हो, सीआईटी के एग्जाम में हो, क्या ये अच्छे इंजीनियर डॉक्टर्स बनेंगे? इसका रिपोर्टेशन देश के बिल्डिंग पर आएगा अगले 10 सालों में, मगर इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। भाई नौजवान साथीदार जो आज आप यहाँ पर ज्वाइंट हुए हो, ये आपको इन बातों पे गौर करना चाहिए कि आपका भविष्य किस तरह एक दांव पे लगा हुआ है। एक छोटी गलती आप लोगों ने 5 साल पहले 7 साल पहले करी और उसका भुगतान अगले और 2-5 साल आप करने वाले हो। मेरा महेंद्र का भी वही हाल है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन सत्ता में लाया, आपने किस तरह जातिवाद के नाम पे मारवाड़ी, जैन, आपला और राजस्थानी बोल करके वोट दिया और फिर उसने क्या किया तमाशा आपके सामने है। आज भी जो लोगों को आपने चुन करके दिया आमदार के रूप में, उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है। आज ये भी शाम में मेरे पास एक आदमी कंप्लेन लेकर आया कि गार्डन मेंटेनेंस के लिए 26 करोड़ रुपए का टेंडर दिया आप लोगों ने, विदाउट कॉलिंग अ टेंडर। 26 करोड़ मीरा भाईंदर के गार्डन मेंटेन करने के लिए 26 करोड़ रुपया, मतलब प्रति दिवस कितना पैसा हुआ? गार्डन दिखता है किधर? उसको मेंटेन करने के लिए 26 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया पिछले महीने मीरा भाईंदर महानगर पालिका। यह हाल भाजपा की सत्ता है, मगर समाज मंदिर हॉल भाजपा की सत्ता तोड़ देती है, मंदिर तोड़ देती है। किसके हित में तोड़ती है? जनता गाफिल है, कुछ पड़ी भी नहीं है। मुजफ्फर हुसैन बोलेगा तो बोलेगा मंदिर के ऊपर बोलता है, मगर मैं डंके की चोट पे बात करता हूं। तो ये हाल है। अगले 2 साल में क्या होगा लोकसभा में और अगले कॉर्पोरेशन में भी क्या होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आपके ग्रुप्स को, नौजवानों के ग्रुप को तुम्हारे ही जेब से निकाले हुए ऐसे कई 26 करोड़ रुपए रास्ते के टेंडर में, पानी के टेंडर में, झाड़ लगाने के टेंडर में, तुम्हारे सोसाइटियों में, तुम्हारे मंदिरों में, तुम्हारे मंडलों में, तुम्हारे मदरसों में, तुम्हारे ग्रुप्स को पिकनिक के लिए, दारू पीने के लिए, खाना खाने के लिए, घूमने के लिए पैसे दिए जाएंगे और नौजवान साथीदार हमारे फिर वो पैसे लेकर के ओवरनाइट दूसरी पार्टी में जाए। ये 35 साल का एक्सपीरियंस है, ये मैं देखते आया हूं और ये होने से कोई रोक नहीं सकता किसी को, जब तक कि आपकी मन की भावना और दिमाग आपका जब तक के काम नहीं करे और कोई आप प्रिंसिपल और सिद्धांत के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर आप जब तक के किसी पार्टी के साथ ना जुड़ो, तब तक के आपका जो व्यवहार है, राजनीतिक व्यवहार है, आपकी जो वाटचाल है राजनीतिक की, वो कभी सही दिशा में जा नहीं सकती। इसलिए मेरे नौजवान साथी, आज आप लोग सब ज्वाइंट हुए, मैं आपका स्वागत करता हूं और आप लोग से उम्मीद करता हूं कि पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी तो मोबाइल के ऊपर ही सब न्यूज आती है, लेकिन ये व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी चलती है ना बीजेपी की, इससे दूर रहिए। ये व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी चलती है भाजपा की, इससे दूर रहिए। गूगल कीजिए, एनालिसिस कीजिए, हर चीज को हर एंगल से टटोलिए। अपने खुद का अगले 2 साल में आपकी इनकम कितनी होगी, कितना खर्चा होने वाला है घर का, और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, इस पर देखिए। पेट्रोल, डीजल, गैस का कितनी कीमतें बढ़ गई है वो देखिए। कल कुछ भी नहीं था, पहला 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, कल मुंबई एयरपोर्ट अडानी को दे दिया। अभी अगले आप महीने भर में सुनोगे एयर इंडिया की जो नरीमन पॉइंट की बिल्डिंग है 20 लाख स्क्वायर फीट की, वो अडानी या अंबानी को बेच दी गई होगी। मैं आपको भविष्य बता रहा हूं। मतलब इस देश की रेलवे बेच दी, जनता चुप है। इस देश का ओएनजीसी बेच दिया, जनता चुप है। इस देश का भारत पेट्रोलियम बेच दिया, जनता चुप है। इस देश के एयरपोर्ट्स बेच दिया, जनता चुप है। तुमको भूखे भीख मांगने की हालत में लाके खड़ा कर दिया है, मगर फिर भी जनता चुप है। फिर भी जनता चुप है, क्योंकि अभी थोड़ा लोग बोलते, मैं मनीष को पूछता हूँ क्या बोलते हैं अपना बंदा गुजराती लोग, શું બોલે? સાહેબ आता હવે બહુ નારાજ થઈ ગયા। બોલે કઈ નારાજ થતા નથી, આ ઇલેક્શન આવ્યા કે એટલે બદલી જવાનું છે બધા। ચૂંટણી પડી કે એટલે આપણો તો શું યાર, આપણો તો મોદી સાહેબ બીજા તો
ऑप्शनच નથી ને હું કરું છે આપણે मराठी आदमीला काय करायचं होतं आपल्याला हिंदुत्व पाहिजे ना, आपल्याला आपला हिंदुत्वाची रक्षा करायची। मुझे मेरे आश्चर्य लगता है कि 80% हिंदू समाज का देश, उसके अंदर हिंदू समाज को ऐसा बोलने को लगा दिया जाता है कि हिंदुत्व खतरे में है। क्या खतरे में है? हिंदुत्व खतरे में। कौन से देश में? जहां हिंदू समाज मेजॉरिटी में है, इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है और लोग उस बहाव में चले जाते हैं। ये देख करके आश्चर्य लगता है और देख करके दुख भी होता है कि हम जब बोलते हैं कि इस देश की लिटरेसी परसेंटेज 67% हो गई है, 70% हो गई है। मैं देखता हूं पढ़ा लिखा आदमी, मैं ये देखता हूं कि पढ़ा लिखा आदमी सब में ज्यादा फैनेटिक होता है। मतलब उसकी विचारधारा कहां चले जाती है उस वक्त, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, मैं दोनों समाज की बात करता हूं। उस वक्त उसकी विचारधारा कहां चले जाती है मुझे समझ में नहीं आता। उसका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, ये कहां गुम हो जाता है पता नहीं लगता। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आदमी राजनीति करता है। धर्म और मजहब ये व्यक्तिगत के लिए है कि आप अपना कर्म करो, धर्म ने जैसा बताया उस तरह से कर्म करो। धर्म उसके लिए है। अपनी नमाज पढ़ो, अपने मंदिर में जाओ, पूजा करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, रोजा रखो, फीस्ट करो, उपवास रखो, ये अपने आपके खुद के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। जिसने पृथ्वी बनाई ब्रह्मदेव ने, मैं आपकी जुबान में बोलता हूं, जो ब्रह्म देवता ने पृथ्वी बनाई, उसको तुम्हारी रक्षा की जरूरत है क्या? है क्या उसको तुम्हारी रक्षा की? तुम्हारा हमारा जीवन 25-50 साल का, दुनिया कब से है? ब्रह्मदेव ने पृथ्वी बनाई, ये हिंदू मैथोलॉजी है। बरोबर है कि गलत है? सही है गलत है? तो उसको हमारी रक्षा की जरूरत है कि हमको उसकी रक्षा की जरूरत है? मगर इलेक्शन जैसे आया सब बातें आदमी भूल जाता है और वही जाति, धर्म, भेद भाव, अपने अकाउंट में कितना पैसा आया, अपने को कौन नेता पैसा दे रहा है, लोकल आदमी क्या कर रहा है, किसने विकास का काम किया, किसने भ्रष्टाचार किया है, ये सारी बातें आदमी भूल जाता है। और सिर्फ पैसा, उसको जो 4 पैसा रात को पार्टी के लिए मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, मंडल को मिल रहा है, मंदिर को मिल रहा है, वो ये नहीं समझता कि इसने हमारे ही गिरेबान में हाथ डाल करके, हमारे जेब में ही हाथ डाल करके ये भ्रष्टाचार का पैसा हमारा ही छीना है। ये आदमी सब भूल जाता है। तो ये हमारे नौजवान साथीदारों ने याद रखना चाहिए। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और महाराष्ट्र के तमाम नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, इन सब के बताए हुए रास्तों पे आप चलोगे और इस बीजेपी सरकार के और जो भी पार्टी देश के खिलाफ, देश की घटना के खिलाफ है और जनता के हित में काम नहीं कर रही, उनके खिलाफ में आप आवाज उठाओगे। यही कह के मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।